आपके साथी हैं, वो आपको क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बहुत भारी पड़ेगा अगर आप इस्लामिक कट्टरपंथियों को या फिर पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को क्लीन चिट देंगे या आंखें बंद करेंगे उनकी करतूतों पर और सारा आरोप सोचेंगे कि बीजेपी पर लगा दें, इससे पॉलिटिकली आपको फायदा हो जाएगा? आप बताइए ना, इसका क्रेडिट हम किसको दें? दिखाइए। 1961 अंतर जो था हिंदू मुस्लिम जनसंख्या में, वो था 11.8%। इसी मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रही हूँ। 71 आते आते ये 12.8 हुआ, फिर 81 आते आते 17.5 हुआ, 17.5, फिर 23, फिर 27.5 और ये 33.1 अब हो गया है। और जिस तेजी से ये लगातार पिछले 2-3 दशक में भागा है, उसको लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब ये जो इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को खुश रखने के लिए क्या आंखें बंद की जा रही हैं? वरना मतलब क्या वजह है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल रंग दे रहे हैं, जबकि आपको बताना चाहिए ना कि ये पीएफआई के लोग कौन हैं, ये कौन से लोग हैं जो ये पत्थर, एक बार हाथ में जो पत्थर लेकर उठा रहे हैं, मार रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनको आपने चिन्हित किया, क्या किया, ये बताइए ना। बताइए सर, आप, मैं आपको देती हूँ अगर आपके पास जानकारी नहीं है। धुलियान से भागकर जो ये लोग जा रहे थे मालदा, शरणार्थियों का कहना है कि पानी की टंकी में जहर डाल दिया। और मैं सीधा जो किसी का आरोप है वो पढ़ के सुना रही हूं सर आपको, मैं कोई मिलावट नहीं कर रही हूं इसमें। वो कह रहे हैं कि पानी की टंकी में जहर, में पुलिस को पत्थर मारने से लेकर पानी में टंकी में जहर डालने की हिम्मत कहां से आ रही है, मुझे ये बताइए। बहुत डायरेक्ट सवाल है सर मेरा। देखिए, ये नकारात्मक लोग सब तरफ है, हमारे हिंदुओं की तरफ भी है और मुसलमान की तरफ भी है। मगर आपने शुरुआत में की कि ये जनगणना की इस टाइप की कुछ बात की, वहां पे ये जो मुसलमान बढ़ रहे हैं, बताइए ना सर, बाद में आइएगा धर्म पे। ये कौन लोग हैं? सुनिए, आपकी पुलिस ने पता किया नहीं किया? मुझे आपने सवाल किया 1.5 मिनट तक और मेरा जवाब शुरू होते ही आप रोक दे रही हैं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप निष्पक्ष तरीके से कम डिबेट कराइए अंजना जी। आप निष्पक्ष तरीके से जवाब दीजिए ना सर। 2011 के बाद नहीं पता। पुरोहित जी, पूरे सम्मान के साथ कह रही हूं, बात निष्पक्षता की है और हमेशा रहती है, लेकिन इसी के साथ सवाल जब आपकी सरकार को, आप सरकार है साहब, आप जहां पर अभी बैठे हैं ना, आप पश्चिम बंगाल में सरकार में हैं। हर जगह विपक्ष बन के मत सोचिए, आप सरकार है। आप जो बोल रहे हैं इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सरकार है तो सरकार से नहीं पूछेंगे कि पानी की टंकी में जहर कैसे मिला रहे हैं लोग, तो किससे पूछेंगे? अब मैं पुनः आपसे पूछ रही हूं सर, और पूरे सम्मान के साथ पूछ रही हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि ये हिम्मत कहां से आ रही है कि पानी की टंकी में जहर? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, हम लोग कितनी सुरक्षित जिंदगी जीते हैं। आप सोचिए पानी की टंकी में कोई जहर डाल दे, मतलब क्या होगा? ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये जो पत्थर लेके लोग घूम रहे हैं, इनकी हिम्मत कहां से आ रही है? सर प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। संभल पे यही प्रश्न मैंने बीजेपी से पूछा था, इसलिए आप निष्पक्षता पर पूरा ऐसे लिखिएगा, सबको अच्छा लगता है ऐसे लिखना, बट प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप सरकार है वहां। नहीं अंजना जी, आपको पूरा विश्व सुनता है। जितने हिंदी सुनने वाले लोग हैं वो कम से कम आपकी आवाज को सुनते हैं, इसलिए कम से कम मुझे आपने 2 मिनट 3 मिनट तक सिर्फ सवाल किया है और मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि 2011 के बाद में इस देश में जनगणना नहीं हुई, जो 2021 में ड्यू है, और वो मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, नहीं करवाएंगे। इनको ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति बहुत रास आई हुई है। रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर सवाल नहीं है। ये कौन युवा है जो 20 साल का युवा तलवार लेके, चाहे टोपी पहन के, चाहे तिलक लगा के रस्तों में उतर रहा है, और इसको कौन भड़काया जा रहा है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? देखिए, एक तरफ मैं अभी सुन रहा था, अभी एक डिबेट ओवैसी जैसे मुस्लिम लीग और आरएसएस जैसे कर करके डिवाइड कर करके अंग्रेज लोगों ने राज किया ना हिंदू और मुसलमानों को, वही चीज आज चल रही है कि बंगाल को जिस तरह से जलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपना काम कर रहा है। आज भी भांगड़ में कुछ जगह उपद्रव करने की कोशिश की, पुलिस ने खदेड़ा। ये नहीं देखा कि उन्होंने सर पे टोपी पहनी है, कि तिलक लगाया है, ये बिना देखे उनको खदेड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके वर्दी पहनकर यही किया जाता है, यही नियम है, यही काम है। तो ये इसको उपलब्धि मत बताइए। उपलब्धि ये होगी सर कि लोगों में भ्रम न फैलाया जाए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको एक ब्लैक शेड दिखाना है, आपको ब्लैक शेड दिखाना है अंजनी जी। आप बंगाल के जो आप सुनिए, अब आप सुनिए, आवाज नीचे कीजिए इनका। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे सर, मैं सवाल कर रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको इसीलिए तो मौका दे रही हूँ ना कि आप सरकार का पक्ष रखिए।
अब बताइए आप, जब सबको पता है कि समवर्ती सूची में अगर कोई भी मामला आता है, ये मैं आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रही हूँ सर, आपने मुझे बताया नहीं कि टंकी में जहर डाल, पानी की टंकी में जहर डालने की हिम्मत कहां से आ रही है, आपने नहीं जवाब दिया उसका। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, समवर्ती सूची में कोई भी मुद्दा अगर आता है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में टकराव है, इस स्थिति में किसका कानून लागू होगा? इस पर संविधान का अनुच्छेद 254 कहता है कि ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, राज्य के कानून की मान्यता नहीं होगी। फिर भी मुख्यमंत्री जी कह रही हैं कि हम वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं करेंगे। आप लगातार बोलिएगा तो कैसे सुनिएगा सर? कुछ सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। तो ये कानून नहीं लागू करूंगी, अब इसका आधार क्या है सर? जब समवर्ती सूचना पे संविधान ही कहता है कि केंद्र का पास किया हुआ कानून लागू होगा। इस पर स्पेसिफिक जवाब कम से कम दीजिए, आप टंकी पर नहीं दे पाए। हाँ, इस पर एकदम क्लियर है कि हम कोर्ट में भी ये फैसला गया है। 10 से ज्यादा लोग, आप तमिलनाडु का सुपरस्टार विजय, उन्होंने भी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में केस फाइल किया है। हमारी जो मित्री है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी 16 तारीख को सारे केस की सुनवाई है। आर्टिकल 14, 24, 25 इन सब का उल्लंघन है इसके अंदर में। तो दीदी ने कहा है कि बंगाल में हम लागू नहीं होने देंगे। और रही बात है कि इसको क्यों किया जा रहा है, देखिए, इससे देश के अंदर में आज देश का प्रधानमंत्री आके बोलता है कि देश में मुसलमान पंचर बना रहा है। उनको जो शहीद मिलिट्री में कितने मुसलमान हैं, उनके डाटा क्या देश के प्रधानमंत्री दे सकते हैं? कितने डॉक्टर हैं इंडिया में, कितने साइंटिस्ट हैं मुसलमान? ये कैसे 13 मापदंड रखते हैं? कैसी बात कर रहा है देश का प्रधानमंत्री? जो वोट मांगता है कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर, उनका तो एजेंडा है डिवाइड करना कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करो और अपनी सत्ता चलाते रहो। 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब मोदी जी आए थे 2014 में, और आज देश 2,20,000 करोड़ के कर्जे में है, मगर उसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, नहीं, और इसीलिए हिंसा भड़क रही है बंगाल में। बढ़ गई है। आपने बड़े अच्छे से समझा दिया सर, हमारी जनता भी समझ गई होगी कि इसी वजह से पानी की टंकी में जहर भी डाला जा रहा है, इसी वजह से ये हिंसा भी हो रही है, इसी वजह से मुर्शिदाबाद से पलायन भी हुआ है। अन्य मेहमानों को एक बार दिखा दीजिए जल्दी से। हमारे साथ जो अन्य मेहमान है, रतन शारदा जी, जल्दी से कमेंट आपसे, उसके बाद में मलक नागर आपके पास आऊंगी। क्या मतलब इसको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ देना? आखिरकार ये लोगों में ये अफवाह कह लीजिए या डर कह लीजिए, लेकिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उनको लग रहा है कि वक्फ कानून सीधा उनके धर्म पर हमला है। तो ये समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो कानून लेके आया है उसी की है ना, कि विपक्ष की है? वो समझाएगा कि नहीं ये कानून बड़ा अच्छा है, वो तो बोलेंगे ही अपनी बात। रतन शारदा जी, नहीं, अगर आप कानून को बताने के बाद उसको खंडन करते हैं समझ में आता है, लेकिन कानून को गलत तरीके से पेश करेंगे तो उसको कोई कैसे समझाएगा? सीए आपके सामने है, सीए में किसी मुसलमान की कोई सिटीजनशिप नहीं जा रही थी, उस सिटीजनशिप जाने के नाम पे इन्होंने दंगे करवाए, मोर्चे करवाए, और 2 साल हो गए किसी की सिटीजनशिप नहीं गई। अगर झूठे तरीके से लोगों को बरगलाया जाएगा तो आप कैसे समझा सकती हैं? आप लगा रहे थे प्रश्न पूरे, उत्तर इनके क्या मिल रहे हैं? कानून व्यवस्था पे कोई नहीं बोल रहा, दंगों के लिए जिनको शरण दी जा रही है उनके लिए कोई नहीं बोल रहा, कहाँ वो मोदी जी, कहाँ कुछ और ही अलग अलग बातें की जा रही हैं। अगर संविधान के लिए संविधान वही है जो ममता के मन भाए और जो मौलानों के मन भाए। एक है मुल्ला मुल्ला बोलते, मुल्ला भैया ऑफिशियल शब्द है, वो कोई गाली नहीं है, इत्तेफाक मुल्ला को गाली मत बनाइए, वो वहां के जो उनके प्रीस्ट है उनको कहा जाता है। अब ये मुझे ये बताइए कि जब भी उत्सव होते हैं, जब भी हिंदुओं का उत्सव होता है तो पुलिस प्रोटेक्शन लगता है, मुस्लिम उत्सव होता है ना उन पे कभी दंगे ना उन पे पत्थर मारे जाते हैं, ना उनके जुलूसों को रोका जाता है। इस देश की सेक्युलरिज्म केवल इसलिए गारंटेड है कि जहां हिंदू मेजोरिटी है वहां गारंटी है, जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है, कल आप बंगाल में हाल देख रहे हैं, इसको कब स्वीकार करेंगे? जहां तक कानून व्यवस्था की बात करते हैं ना भाई साहब, मैं कुछ आंकड़े दूंगा। 2016 में जनवरी में कलियाचक में मालदा में दंगे हुए थे, 3 दिन मीडिया को घुसने नहीं दिया गया, जो पुलिस चौकी जलाई गई उसके द्वारा पेंट किया गया। एसएचओ ने कहा मुझे किसी से भी मीडिया से बात करने को मना है, आप स्वयं की जानकार है। 2013 ये टीएमसी आने के बाद 59 दंगे, 2016 दूलागढ़, बासीरात, बदूरिया में दंगे, 2015 में नादिया, 2016 में मालदा, फिर 2016 में हाजीनगर, दूलागढ़, 2017 में बदूरिया, हावड़ा सिटी में 2021 के अंदर 36 दंगे, 2022 में 23 दंगे। क्या आरएसएस करवा रही है? क्या ये आप जब गलत वक्फ बोर्ड के नाम पे प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थर क्या आरएसएस भरवा रही है? ये कैसा आपका, किस प्रकार के आपके आर्गुमेंट है? आरएसएस 100 साल से कर रही है। एक छोटा सा इस पर रिस्पांस, इसके बाद में वारिस पठान के पास जाऊंगा। ठीक है रतन जी, आपने उन पर आरोप लगाया, रिस्पांस सुनिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिस्पांस सोचिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये एक मिनट अंजना जी, एक आर्टिकल, एक छोटा सा आर्टिकल है, ये टेलीग्राफ में 17 फरवरी को छपा था।
और उस पर जब अरे 100 साल के जो आरएसएस का होने जा रहा है 2025 में, इनके जो नेता है मोहन भागवत, अरे सुनिए ना आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये टेलीग्राफ के पत्रकार बोल रहे हैं, टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है, मैं वो बता रहा हूँ। द आरएसएस चीफ, सुनिए ना, ए सोर्स सेड कि अगर बंगाल के अंदर में ये हिंदू मुसलमान होता है, इनका जो माइक्रो लेवल का जो काम करने वाले कार्यकर्ता है वो भी इसके अंदर में शामिल हो जाते हैं, वो भी ये करने के लिए, चाहे उनको टोपी भी लगाकर आना पड़े हिंदुओं को, वो टोपी लगा के भी दंगा भड़काने। तो अगर आपको पता ही है कि कौन लोग करा रहे हैं, तो आपने कितने संघ से जुड़े लोगों को जेल में बंद किया आपकी पुलिस ने? आपके पास तो डेटा होगा। एनआईए के पास भी डिटेल्स है, गिरफ्तारियां हुई है, एकदम गिरफ्तारियां हुई है। बताइए कितने पकड़े? 150 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद में गिरफ्तार हुए हैं, 200 से ज्यादा लोग कोलकाता में गिरफ्तार हुए हैं, और उसके अलावा इन्होंने जितने भी आंकड़े बताए, देखिए 2000, देखिए दिल्ली के अंदर में 10 दिन तक इन्होंने दंगे करवाए थे। उस कपिल मिश्रा को आज कौन बचा रहा है? दिल्ली पुलिस फाइल कर रही है उनके खिलाफ, उनको बचाने के लिए पिटीशन कोर्ट के अंदर में। दिल्ली में सरकार बन गई है इनकी, और दिल्ली पुलिस 2020 में वो जो व्यक्ति रस्ते में खड़ा होकर के नारा लगाता है गोली मारो सालों को, वो कैबिनेट मंत्री है। जो मुल्ला सर के इस तरह के कटमुल्ले ऐसा बयान दिया जाता है संसद में, क्या बात करेंगे आप? एक देश का अगर माइनॉरिटी है, अगर वो 1%, चाहे वो जैन हो, आप पंजाबियों को बोलते हैं खालिस्तानी, बंगालियों को बोलते हैं बांग्लादेशी, ये कब तक चलेगा? देश के अंदर में आप डेवलपमेंट की, आपने क्या किया बंगाल? गौरव जी को दिखा दीजिए। गौरव जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मलुक नागर जी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। गौरव जी चलिए, ठीक है मलुक जी, इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी। गौरव जी इसका जवाब दीजिए। हो गया सत्य प्रकाश जी, हो गया। हाँ। सबसे पहले अंजना जी 4 बार आप गई टीएमसी के नेता के पास, कोई उत्तर क्योंकि नहीं उनकी वहां पर सरकार है, इसीलिए मैं गई, और पुनः मुझे ऐसा लगेगा कि उनसे सवाल पूछना है तो मैं पुनः उनके पास जाऊंगी। अब गौरव जी आप सवाल का जवाब दें। आप चली जाइए, अभी दोबारा चली जाइए, दर्शक भी देख रहे हैं, कुछ सवाल हमारे भी हैं। अगर आपको लगता है आप अभी चली जाइए, इसमें क्या बात है? बिल्कुल, ऑब्वियसली जब भी मुझे लगेगा मैं फिर जाऊंगी, पर आपसे अभी उन्होंने कुछ बोला, आरोप लगाया, उसका जवाब मैं कह रहा हूं आपको एक बार और जाना है, जाइए। जो सवाल हम पूछना चाहते हैं नहीं पूछेंगे, कोई बात नहीं। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। हमने समय मांगा, हमने खता करी। हाँ, सबसे पहले तो आपने एक बात बोली, अगर केंद्र का कानून आया है संसद से पारित होके तो समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। अंजना जी मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए हमने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ में आया, तो आप कहेंगे कि केंद्र संसद में पारित कानून हम लागू नहीं होने देंगे और दंगा करेंगे, और पुलिस की जो वह वाहन है उसे जलाएंगे, हिंदुओं का पलायन कराएंगे। अगर कानून नहीं समझ में आया तो हिंसा कैसे सही है, पहला प्रश्न। दूसरा, क्या संसद में चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले, बंटी बबली राहुल गांधी बोले नहीं, और प्रियंका गांधी वाड्रा विदेश में थी, वोट तक नहीं किया उन्होंने, वहां आपत्ति दर्ज करना था तो नहीं किया। तीसरी बात, यहां पे टीएमसी के नेता ने बोला याचिका दायर करी है महुआ मोइत्रा ने। मैं इनको बता दूं, पहला कानूनी प्रिंसिपल है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। जब कोई कानून आता है तो यह माना जाता है कि वो संविधान संगत है, और अभी तक वो रोक नहीं लगी और ना रोक लगेगी ऐसे कानून पे, क्योंकि कोई कानून पे रोक नहीं लगती, स्टे नहीं होता है। आज जो पूछा जाना चाहिए वो ये पूछा जाना चाहिए, फिराद हकीम हो, ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी से ज्यादा गैर जिम्मेदार नेता भारतीय राजनीति में कोई नहीं है, जिन्होंने मुख्यमंत्री होकर ये कह दिया मैं लागू नहीं होने दूंगी। और इसी तरह से सीएए में, एनआरसी में भी कहा था अगर एनआरसी हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। क्या चिंता नहीं होगी कि हमारे देश में एक प्रदेश ऐसा है जहां की मुख्यमंत्री कानून का पालन करने की बजाय कहती है कि गृह युद्ध करा दूंगी, मैं लागू नहीं करूंगी कानून? ये सवाल पूछना चाहिए कि संविधान, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को हम लोग याद कर रहे हैं, संविधान के किस प्रावधान में है कि एक मुख्यमंत्री कह सकता है कि हम कानून लागू नहीं होने देंगे जो संसद से पारित है?